गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में, हमने पढ़ा था बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग बताऊँ ना, तो आपको खुद को पता है सर, ये रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेलवेज, ये सारी चीज़ें कहाँ कवर होती है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़ जो किसी भी कंट्री को चाहिए अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इट सिंपली रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। तो बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज लाइक रोड्स, रेलवेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग एक्सेट्रा नीडेड फॉर ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी बेसिक चाहिए किसी भी कंट्री को अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, वो कहाँ कवर करेंगे बेटा? अपन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बेटा पढ़ो, इट सिंपली रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। तो वो कहाँ कवर करेंगे बेटा? हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो हम बात करते हैं बेटा पहले किसकी? रेलवेज की। तो पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? रेलवेज की। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बोलूँ ना, क्या ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवेज लेकर आए? तो चलो उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे ना, तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ही खराब थी। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज वेरी पुअर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, बट ब्रिटिशर्स ने एफर्ट डाले इसको इम्प्रूव करने के लिए। सर, ब्रिटिशर्स ने क्यों एफर्ट डाले इसको इम्प्रूव करने के लिए? उनको क्या पड़ी थी? रीजन सुनना। बिकॉज वो चाहते थे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? केवल कॉलोनियल गवर्नमेंट को। तो उन्होंने एफर्ट डाले उसको इम्प्रूव करने के लिए, जिससे उसको इनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके। किनको? ब्रिटिशर्स को। इसलिए उन्होंने थोड़े एफर्ट डाले थे इसको इम्प्रूव करने के लिए, बट हुआ नहीं था। तो हम बात करते हैं बेटा किसकी? रेलवेज की। अगर मैं आपको रेलवेज की बात बताऊँ, देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि यार ब्रिटिशर्स कुछ देके ही नहीं गए हमारी कंट्री को, तो खराब है। नो डाउट रेलवेज इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट हमें देकर गई। रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी सन 1850। सर, व्हाट इज दिस? ईयर 1850। तो रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी बेटा? ईयर 1850। नो डाउट ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस करी थी खुद के पर्सनल पर्पस के लिए, खुद के सेल्फ यूज के लिए, बट रेलवेज हमारे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें देकर गई। तो रेलवेज कब इंट्रोड्यूस की थी बेटा? 1850। लेकिन जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे, तब तक रेलवेज हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए एक टेरर बन चुका था, क्योंकि हमारे गुड्स जा रहे थे ऑल ओवर मार्केट, ऑल ओवर इंडिया के अंदर बैलगाड़ी पे, अदर व्हीकल पे, बट ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को सप्लाई कर रहा था थ्रू रेलवेज। तो कहने का मतलब उसने हमसे ज़्यादा तेज मार्केट को कैप्चर कर लिया। मतलब 1947 तक जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, रेलवेज किसके लिए यूज करी जा रही थी? केवल कॉलोनियल गवर्नमेंट में। और उनके जाने के बाद, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, रेलवेज हमारे लिए क्या था? बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको देकर गए। तो पढ़ते देखो, one of the biggest contribution of colonial rule was the introduction of railways in India in 1850. It helps to remove geographical and cultural barriers in the economy. और ये क्या हेल्प कर रहा था? geographical and cultural barriers को रिमूव करने में हमारी हेल्प कर रहा था। Although the benefit of railways was mostly restricted to Britishers during colonial period, no doubt जब तक कॉलोनियल पीरियड इंडिया में था, रेलवेज का बेनिफिट किसको मिला? केवल ब्रिटिशर्स को। बट इट ऑल्सो हेल्प इंडियन इकोनॉमी, इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इसने इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत हेल्प करी डेवलपमेंट में। मतलब ब्रिटिशर्स जब तक इंडिया में थे तब तक रेलवेज उनका बेनिफिट सर्व कर रही थी, और उनके जाने के बाद ये हमारी कंट्री के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो हमें देकर गए। तो रेलवेज पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा किसके अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक में। कौन सी ईयर में आई थी बेटा? 1850। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, दैट इज रोड्स। अगर देखो मैं रोडों की बात करूँ ना, उस टाइम की छोड़ो, मैं आज से 20 साल पहले बता दूँ ना आपको, 20 साल पहले की बात बताऊँ, तो आप इंडिया में इतने कितने गांव हैं, गांव में जाके हालत देखते,
उस 20 साल पहले रोडें नहीं थी गांव के अंदर, वो तो अब बनने शुरू हो गई। तो 20 साल पहले ही गांव में रोडें नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अब वो तो धीरे धीरे डेवलप हो गया। तो उस टाइम की अगर हम बात करें कॉलोनियल रूल की, तो क्या आपको लगता है कि पूरे कंट्री में रोडें होगी? पॉसिबल ही नहीं था। तो रोड भी हमारी पूरी कंट्री में नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड्स कनेक्ट ही नहीं कर रही थी, रोड बनी भी नहीं थी। अब क्यों नहीं बनी? इसका बिगेस्ट रीजन था ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फंड्स, क्योंकि हमारे पास इतना फंड्स नहीं था। और जो भी पैसा आ रहा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही थी बेटा? नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में। कहाँ खर्च कर रही थी? नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में। तो हम पढ़ते हैं, देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वाज वेरी लिमिटेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्या लिखा? द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरीली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी। और जो रोड बिल्ड करी गई उनका मेन काम क्या था? ब्रिटिशर्स ने वो रोडें वहीं बिल्ड करी जहां उनको चाहिए थी। भाई उनकी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां रोड बनवा दी। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो रोडें बनवाई ना, वो केवल अपने बेनिफिट के लिए बनवाई कि हाँ मुझे मेरे घर से फैक्ट्री तक जाना है तो वहां की रोड बनवा दी, मेरी आर्मी को यहाँ से वहां तक जाना है तो वहां की रोडें बनवा दी। तो जो रोड बिल्ड की गई वो क्या पर्पज सर्व कर रही थी? मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ब्रिटिश आर्मी जहाँ एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रही थी तो वहां उन्होंने रोडें बिल्ड करवा दी। उनका रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री से सी पोर्ट तक जा रहा था तो वहां उन्होंने रोडें बिल्ड करवा दी। तो कहने का मतलब उन्होंने रोड वहीं बिल्ड करवाई जहां उनका खुद का बेनिफिट था, खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। बाकी पूरे कंट्री में रोड की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। दोनों अपन ने पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा अपन ने? इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी उसके अंदर दो पॉइंट पढ़े। पहला पढ़ा रेलवेज के बारे में, दूसरा पढ़ा अपन ने रोड्स के बारे में। रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी? सन 1850, ईयर 1850। फिर हमने पढ़ा रोड्स के बारे में। अगली हम बात करते हैं बेटा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी? एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूं बेटा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ना तो हमारे यहाँ पे एयर फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी थी ना वाटर, मतलब इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब ही थी। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो हम बात करते हैं बेटा किसकी? एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की। पढ़ो, द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपिंग द पोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट बट द डेवलपमेंट वॉज फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए इस एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप करने के लिए, बट जो डेवलपमेंट हुआ ना वो इतना अच्छा हो नहीं पाया। वो डेवलपमेंट हमारे सेटिस्फैक्टरी मेजर से बहुत दूर था। मतलब एक तो डेवलपमेंट होता है जिससे आप सेटिस्फाइड हो, और एक डेवलपमेंट होता है कि आपको लगता है ठीक है काम करा है, काम चल रहा है, वो वाली बात है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नो डाउट एफर्ट उठाए थे इसको भी डेवलप करने के लिए, बट जो डेवलपमेंट हुआ था वो बहुत ज़्यादा खराब था, हमारे सेटिस्फैक्टरी मेजर से बहुत ज़्यादा दूर था। दैट इज़ मैंने आपको बताया तीसरा पॉइंट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में था। तो अपन ने 3 पॉइंट पढ़े बच्चों, पहला रेलवेज, देन रोड्स, देन एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर अब मैं बात करूँ कम्युनिकेशन, देखो ये तो बहुत ही आसान पॉइंट है। आज हमें किसी से कम्युनिकेट करना होता है, किसी से बात करनी होती है तो हम लोग व्हाट्सएप कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर लेते हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। बट सोच के देखो ड्यूरिंग दैट पीरियड उस टाइम क्या कोई ऑप्शन था? सर पोस्ट एंड टेलीग्राफ। क्या ऑप्शन था? चिट्ठी लिखो, चिट्ठी भेजो। कहने का मतलब कम्युनिकेशन का एक ही सोर्स था, दैट इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो ब्रिटिशर्स ने इसको भी डेवलप करने की कोशिश करी, बहुत पैसा लगाया, तो एक नया कंसेप्ट लेकर आए, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं तो पोस्ट और टेलीग्राफ बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ was introduced to serve the purpose of maintaining law and order। वो नया कंसेप्ट लेकर आए, कौन सा बेटा? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ई टेलीग्राफ, टू सर्व द पर्पस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एट अ हाई कॉस्ट। और बेटा जो उस टाइम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या वो सस्ता था? पॉसिबल ही नहीं हो सकता सर, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। तो जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया ना बेटा किसको? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो लोग कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ पे उस टाइम
मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो अपन ने बेटा 4 पॉइंट पढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौन कौन से? रेलवेज, रोड्स, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओवरऑल मैं बताऊं, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी पुअर ड्यूरिंग दैट कॉलोनियल पीरियड। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिशर्स ने रेलवेज भी इंट्रोड्यूस करी, बट रोड्स भी इंट्रोड्यूस करी, बट इन्होंने वहीं बनाई जहां इनका बेनिफिट था, जहां इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरा हो रहा था। इनको कंट्री से कोई लेना देना नहीं था, इनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। तो देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक में। हम बात करेंगे बेटा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। कहने का मतलब क्या है? देखो, तो आज हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जगह हेड तो दूसरा टेल। ऐसी ही जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में आई थी ना, नो डाउट वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके चले गए, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें देकर भी गए। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। एज एवरी कॉइन हैज टू साइड। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है केस स्टडी के रूप में बनाकर कि एज एवरी कॉइन हैज टू साइड, देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो हमें पता होनी चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें क्या क्या देके गई, कौन कौन से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे जो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले। तो देखो, मैं आपको बताऊँ ना, इंडिया में पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखो, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर कमोडिटी। मतलब सामान के बदले सामान। मैंने ए और बी, दो पर्सन है, हम लोगों को कमोडिटीज एक्सचेंज करनी है। तो देखो, मैंने क्या करा, कमोडिटी ए दी, कमोडिटी ए के बदले कमोडिटी बी ली। कहने का मतलब समझना, दो पर्सन है ए और बी, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों को आपस में कुछ सामान एक्सचेंज करना है, तो इन्होंने, इसने अपना गुड्स इसको दिया और इसने अपना गुड्स इसको ट्रांसफर कर दिया। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आपने अभी भी देखा होगा विलेज में क्या होता है, एक कोई लेडीज आएगी, बर्तन वगैरह लेकर आती है, उसको आप पुरानी साड़ी दे दो, वो बर्तन देके चली जाएगी। वो भी बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो हमारे और बार्टर सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कभी। मैक्रो में एक चैप्टर आएगा मनी एंड बैंकिंग, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, मतलब क्या क्या लिमिटेशन से क्यों हटा। तो ब्रिटिशर्स हमें एक नया कंसेप्ट देखे गए बेटा, क्या? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नहीं तो हमारी कंट्री में आज भी क्या हो रहा होता, आधी कंट्री मनी रहता, आधी कंट्री में बार्टर सिस्टम में प्रिवेल कर रहा होता। तो वो लोग क्या देखे गए बेटा हमें? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वो लोग देखे गए बेटा हमें मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं बेटा, क्या था वो? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पढ़ते हैं, देखो, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नो लॉन्गर इफेक्टिव इन द इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी बार्टर सिस्टम इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था। ब्रिटिशर्स ब्रिंग अ न्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पॉपुलरली नोन एज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर्स नया सिस्टम लेकर आए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मतलब अब हमारी कंट्री में बार्टर सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा था। कौन सा नया कंसेप्ट आया बेटा? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मनी। और सेकंड जो कंट्रीब्यूशन था वो था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। रेलवेज कौन लेकर आया था हमारी कंट्री में? ब्रिटिशर्स। और कब लेकर आए थे सर? ईयर 1850। बेटा बताओ, स्विस कैसल कब आया था? सर याद ही नहीं है, देखना मैंने बता रखा, मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको ही बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको बेटा? रेलवेज ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी, वो हमारे लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। कब? ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, ईयर 1947 के बाद। मतलब जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे, रेलवेज हमारे लिए क्या था? टेरर था। हमारी इंडस्ट्रीज के लिए क्या था? टेरर। और उनके जाने के बाद रेलवेज हमारे लिए क्या था? उनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। देखो, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज।
उन्होंने अपने देखो बोलेगी लाइन, उसने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया खुद के फायदे के लिए। तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स एंड द रॉ मटेरियल इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और उन्होंने रेलवेज इसीलिए इंट्रोड्यूस करी जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। बट इन द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड रेलवेज टर्न आउट टू बी द की फैक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। रेलवेज हमारी इकोनॉमी के लिए क्या था बेटा, बहुत बड़ा की फैक्टर, बहुत बड़ा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो मैं आपको उसका सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ। पहले हमारे यहाँ जो फार्मर्स थे वो बेटा उतनी ही क्रॉप ग्रो कर रहे थे जो उनको चाहिए थी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब उन्होंने उतनी ही खेती उगाई जो उनको चाहिए थी खुद का पेट भरने के लिए। बट उनके दिमाग में ये आइडिया कौन लेकर आया कि आप क्रॉप्स उगाओ बेचने के हिसाब से, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन। मतलब इसका मतलब होता है बेटा when farmers grow crops for sale rather than self consumption, that is called commercialization। तो अगर मैं कमर्शियलाइजेशन की बात करूँ ना बेटा, तो कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन फार्मर्स को बता के गए कि आप क्रॉप्स को सेल्फ कंजम्पशन के अलावा बेचने के लिए ग्रो कर सकते हो, ये सिखा के गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था, दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। Under pre-colonial period, farmers grow crop to sustain themselves and other peoples of the village। पहले farmers crops उगा रहा था अपने आप को sustain करने के लिए और गांव के आसपास के लोगों को sustain करने के लिए। But forced commercialization of agriculture under colonial rule brings new opportunities for farmers in the market। But कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया मार्केट के अंदर कि अब वो क्रॉप्स को बेचने के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं रादर देन ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखो अपन पढ़ रहे बेटा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल्स। पहले अपन ने पढ़ा मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि अब हमारी कंट्री में बार्टर सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा, एक नया कंसेप्ट आया दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा था खुद के बेनिफिट के लिए, जिससे वो रॉ मटेरियल को ट्रांसफर कर सके, अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर अपने प्रोडक्ट्स को वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर कर सके। तो देखो लेकिन उनके जाने के बाद पोस्ट कॉलोनियल पीरियड की अगर मैं बात करूं तो रेलवेज हमारे लिए क्या था बेटा, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट अपन ने बड़ा बेटा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर मैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करूं तो इसमें क्या था बेटा, पहले फार्मर्स क्रॉप्स उगा रहे थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए, बट अब वो लोग उगा रहे थे मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए। लास्ट पॉइंट आता है बेटा इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको मैं और क्या बोलता हूँ, ESOA, और क्या बोलता हूँ उसको, ESOA। अब ऐसे आपको याद नहीं रहेगा बट ऐसे याद रहेगा ESOA, क्या, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अगर मैं आपको बताऊँ ना, आज भी हमारा जो लॉ है ना, आधे से ज़्यादा लॉ हमारा कॉपी पेस्ट है किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो हमें बना बनाया लॉ मिला कहाँ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जब उस टाइम थे ना, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए, तो हमारे जो इकोनॉमिक प्लानर्स थे, पॉलिटिकल प्लानर्स थे, उन्होंने क्या करा, अपना लॉ एज इट इज़ किसकी कॉपी मार लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ की। वो सारे कंसेप्ट जो वहाँ फॉलो हुआ करते थे, उन्होंने वो बना बनाया लॉ कहाँ मिल गया, इंडिया को, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना बनाया लॉ इंडिया ने फॉलो अप कर लिया। दैट इज इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हमारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लानर्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी लॉ को क्रिएट करने के अंदर। तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो एक लेगेसी छोड़ के चली गई थी इंडिया के अंदर, कौन सी, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विच सर्व टू बी अ रेडीमेड रेफरेंस ऑफ फॉर आवर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लानर्स। और वो हमारे लिए एक बना बनाया रेफरेंस था। इट शुड बी अ रेडीमेड रेफरेंस फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रेफरेंस। रेडीमेड का मतलब होता है बेटा बना बनाया, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। भाई एक तो आप कपड़ा लेकर आते हो, उसको
पसंद करके लेकर आओगे, फिर टेलर के पास जाओगे, फिर नाप दोगे, फिर स्टिच करवाओगे, मेहनत लगती है। एक आप डायरेक्ट शॉप पे गए, आपने पसंद करा, डायरेक्ट आपको कपड़ा मिल गया, आपने पैंट खरीद लिया, आपने डायरेक्ट उसको वियर कर लिया। कहने का मतलब रेडीमेड रेफरेंस मिला हमारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लैनेट्स को, किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो देखो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ समअप होता है। इस पर अपने मल्टीपल टॉपिक्स पढ़े, मैं रिकॉल करा देता हूँ। पहले अपन ने पढ़ा बेटा स्टेगनेंट इकोनॉमी, फिर हमने पढ़ा बेटा कॉलोनियल गवर्नमेंट, फिर अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, तो वो आपको आयोग क्लियर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। उसमें अपन ने पढ़ी जमींदारी सिस्टम, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कमर्शलाइजेशन, तो काफ़ी पॉइंट्स उसमें अपन ने पढ़े। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें आगे अपन ने पढ़ा था कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज, तो बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने उस टॉपिक के अंदर ही पढ़े थे। तो 3 टॉपिक तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे पहली क्लास में। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो था डेमोग्राफिक कंडीशन। उसमें क्या था बेटा, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और उसमें क्या पढ़ा था बेटा अपन ने, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, फिर अपन ने पढ़ा था लो लिटरेसी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये अपना था बेटा डेमोग्राफिक कंडीशन का टॉपिक। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, फिर अपन ने पढ़ा सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था। उसका मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री। और उसकी हम बात करें तो उसमें 2 पॉइंट पढ़े थे अपन ने सर, कौन कौन से? पहला पढ़ा था बेटा प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और फिर पढ़ा था अपन ने अनबैलेंस्ड ग्रोथ। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था वो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अंदर अपन ने 4 पॉइंट पढ़े थे, रेलवेज, रोड्स, और क्या थे 2, रेलवेज था, रोड्स था, ठीक है, जो भी थे अपन ने पढ़े थे सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। फिर अपन ने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा वो अपन ने पढ़ा लास्ट टॉपिक दैट इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल्स। अगर मैं उसकी बात करूं तो बेटा पहला पॉइंट अपन ने देखा मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, फिर नेक्स्ट देखा बेटा अपन ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और लास्ट पॉइंट था इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो काफ़ी बड़ा चैप्टर था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको याद भी आसानी से होगा। और प्लीज़ इस पूरे चैप्टर को पढ़ना, फिर अपन एक टेस्ट रखेंगे, अपना एक वर्कशीट में आपको दूंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना बिना देखे। ईमानदारी से करोगे मज़ा आएगा, देख के करोगे मज़ा नहीं आएगा। तो बस आपका इतना सा काम है, इसको पढ़ो, उसको याद करो कंटेंट को, और कंटेंट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दे चुका हूँ सारा का सारा कंटेंट। नेक्स्ट में जो आपको टॉपिक दूंगा वो भी आपके पास ऑलरेडी है। हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे दैट इज पॉवर्टी, तो वो कंटेंट भी आपके पास अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे के पास कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो मुझे कॉल कर देना, मैं PDF दोबारा से शेयर कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं PDF दोबारा से शेयर कर दूंगा। बट ये पूरा का पूरा वर्क आपकी कॉपी के अंदर होना चाहिए, कंटेंट साथ में रहता है, फिर उससे आप पढ़ते हो ना तो मज़ा आता है। अगर कंटेंट ही नहीं होगा फिर पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ कोशिश करना कि आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ो, उसको याद करो चैप्टर को। आई होप सबको आया होगा, जिसको नहीं आए प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना, 24/7 में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।